टेक्नोलॉजी एक उपयोगी सेवक है लेकिन एक खतरनाक मालिक भी। ये शब्द हैं प्रसिद्ध विचारक क्रिश्चियन लाउस लांगे के। और आज की हमारी चर्चा इसी बात की एक जीती जागती और कहूँ तो एक भयावह मिसाल पर है। हम बात कर रहे हैं साइबर स्लेवरी की, मतलब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से की जाने वाली एक नई तरह की गुलामी। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया जिनके तार म्यांमार से चल रहे एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर स्लेवरी सिंडिकेट से जुड़े हैं। हाँ, ये खबर काफी चर्चा में रही। और ये खबर तब और बड़ी हो गई जब पता चला कि म्यांमार के इन स्कैम कंपाउंड से करीब 300 भारतीयों को बचाकर वापस लाया गया है। इन लोगों को वहां साइबर धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। बिल्कुल। तो आज हम इसी मुद्दे को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम इंडियन एक्सप्रेस के एक बहुत ही अच्छे आर्टिकल की मदद ले रहे हैं। हम समझेंगे कि ये साइबर गुलामी आखिर है क्या, क्यों दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश इसके गढ़ बन गए हैं और भारत इस चुनौती से कैसे निपट रहा है। और ये विषय सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए ही नहीं बल्कि यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए भी बहुत जरूरी है। सही बात है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे कई पहलुओं को एक साथ छूता है। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। जब हम साइबर स्लेवरी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन असलियत तो कहीं ज्यादा डरावनी है। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा और उतना ही खतरनाक है। लोगों को, खासकर पढ़े लिखे युवाओं को, एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी का सपना दिखाया जाता है। हाँ। उन्हें विदेश भेजा जाता है और फिर वहां पहुंचते ही उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं, उन्हें बंधक बना लिया जाता है। अच्छा। और इसके बाद उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो दिन रात कंप्यूटर के सामने बैठकर दुनिया भर में लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करें। यही है साइबर स्लेवरी। आप शारीरिक रूप से भी गुलाम हैं और डिजिटल रूप से भी। और जैसा हमने दिल्ली, गुजरात और हरियाणा के मामलों में देखा, ये कोई छोटी मोटी घटना तो है नहीं। इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। बिल्कुल, ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं है, बल्कि एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। सुरक्षा एजेंसियों का तो ये भी मानना है कि कोविड-19 महामारी के बाद म्यांमार, कंबोडिया और लाओस जैसे देश इस तरह के अपराध के हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं। अच्छा, कोविड के बाद? हाँ, महामारी ने दुनिया भर में नौकरियां छीनी, एक बेताबी का माहौल बनाया और अपराधियों ने बस इसी बेताबी का फायदा उठाया। यहीं पर मेरा सबसे बड़ा सवाल है, आखिर यही देश क्यों? मतलब दक्षिण पूर्व एशिया में और भी तो देश है। ऐसा क्या है म्यांमार, कंबोडिया और लाओस में कि ये साइबर अपराध के इतने बड़े अड्डे बन गए? ये बहुत ही अहम सवाल है और असल में इसकी कोई एक वजह नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट स्टॉर्म है। परफेक्ट स्टॉर्म? हाँ, आप सोचिए, एक तरफ राजनीतिक रूप से अस्थिर देश जहां कई इलाकों में सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं है। वहां विद्रोही गुटों का राज है जिन्हें अपने ऑपरेशन चलाने के लिए पैसा चाहिए। अच्छा। दूसरी तरफ कोरोना के बाद खाली पड़े कैसीनोज और बड़े बड़े होटल्स, मतलब एक तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर जहां बिजली, इंटरनेट, कंप्यूटर सब पहले से मौजूद हैं। और तीसरी तरफ भारत जैसे देशों में नौकरी ढूंढते हजारों युवा। एग्जैक्टली, इन तीनों चीजों ने मिलकर इस अपराध के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर दिया। इन विद्रोही गुटों के लिए ये पैसे कमाने का एक बहुत आसान जरिया बन गया। उन्हें एक सुरक्षित जगह मिली जहां कानून का कोई डर नहीं है। और ऊपर से इन देशों में फैला भ्रष्टाचार। वो तो सोने पे सुहागा जैसा है। स्थानीय अधिकारियों को पैसा खिलाकर ये सिंडिकेट बिना किसी रोक टोक के अपना काम करते हैं। हाँ, ये तो है। पर मुझे लगता है कि इसे सिर्फ एक पनाहगाह कहना शायद पूरी कहानी न बताए। ये तो एक तरह से इन गिरोहों और वहां के भ्रष्ट अधिकारियों के बीच एक बिजनेस पार्टनरशिप जैसी बन गई है, जहां अपराध से होने वाला मुनाफा दोनों में बंटता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक पार्टनरशिप ही है और इसे आसान बनाती हैं वीजा ऑन अराइवल जैसी नीतियां। अच्छा, वो कैसे? ये लोग नौकरी चाहने वालों को टूरिस्ट वीजा पर बुलाते हैं, जो बहुत आसानी से मिल जाता है, तो किसी को शक भी नहीं होता। एक बार जब आप उनके देश में कदम रख देते हैं तो आप उनके जाल में होते हैं। ये समझना कि ये देश हॉटस्पॉट क्यों बने एक बात है, लेकिन मेरे दिमाग में जो असली सवाल घूम रहा है वो ये है कि कोई पढ़ा लिखा समझदार इंसान आखिर इनके जाल में फंसता कैसे है? मतलब इतनी आकर्षक नौकरी का ऑफर देखकर किसी को शक क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जाल बहुत सोच समझकर बिछाया जाता है। ये लोग लिंक्डइन, फेसबुक और दूसरे जॉब पोर्टल्स पर विज्ञापन देते हैं, आईटी, डेटा एंट्री, डिजिटल मार्केटिंग जैसी नौकरियों के लिए, जिनकी भारत में बहुत मांग है। बिल्कुल। और वे आपको नौकरी म्यांमार या कंबोडिया में ऑफर नहीं करते। वे आपको थाईलैंड जैसे देश का नाम बताते हैं
जो एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अच्छा, तो ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है। थाईलैंड का नाम सुनकर किसी को खतरे का अंदेशा नहीं होता। बिल्कुल। और सैलरी का वादा देखिए, 80,000 से 1 लाख रुपए महीना, साथ में रहना खाना फ्री। किसी भी छोटे शहर के युवा के लिए तो ये एक सपने जैसी नौकरी है। हाँ, और एक बार जब कोई इनके झांसे में आ जाता है तो उसे थाईलैंड की टिकट भेज दी जाती है। जैसे ही वो थाईलैंड एयरपोर्ट पर उतरता है, सिंडिकेट का एक एजेंट उसे लेने आता है। वो बड़े प्यार से कहता है, लाइए मैं आपके डॉक्यूमेंट संभाल लेता हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और बस उसी पल आपके पासपोर्ट और पहचान पत्र जब्त कर लिए जाते हैं। और पीड़ित को शायद पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो चुका है। उसे अंदाजा ही नहीं होता। इसके बाद उसे गाड़ी में बिठाकर अवैध रास्तों से, मतलब जंगलों और नदियों के जरिए सीमा पार कराकर म्यांमार या कंबोडिया के उन इलाकों में ले जाया जाता है जिन्हें स्कैम कंपाउंड्स कहते हैं। स्कैम कंपाउंड्स? हाँ, और ये जगहें किसी किले की तरह होती हैं। ऊंची दीवारें, कंटीले तार और हर कोने पर हथियारबंद गार्ड। इन स्कैम कंपाउंड्स के अंदर होता क्या है? ये दिखते कैसे हैं? आप इन्हें एक हाईटेक जेल कह सकती हैं। हाईटेक जेल? हाँ, बाहर से ये किसी सामान्य ऑफिस बिल्डिंग या होटल जैसे दिख सकते हैं, लेकिन अंदर एक विशाल कॉल सेंटर जैसा सेटअप होता है। सैकड़ों कंप्यूटर, हाई स्पीड इंटरनेट और काम करते हुए हजारों लोग। वहां पहुंचते ही पीड़ित की स्किल देखी जाती है। अच्छा। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो आपको अमेरिका या यूरोप के लोगों को ठगने का काम दिया जाता है। अगर आप टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं तो आपसे तकनीकी फ्रॉड करवाया जाता है। 1 मिनट रुकिए, मतलब उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होता? क्या वो अपने परिवार से भी बात नहीं कर पाते? ये तो मनोवैज्ञानिक तौर पर तोड़ने जैसा है। संपर्क का तो सवाल ही नहीं उठता। उनके फोन छीन लिए जाते हैं। उन्हें दिन में 15 से 18 घंटे काम करना पड़ता है, बिना किसी छुट्टी के। 18 घंटे? हाँ, और उन्हें बाकायदा स्क्रिप्ट दी जाती है। जैसे किसी को इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का काम मिलता है तो उसे सिखाया जाता है कि कैसे लोगों को क्रिप्टो में निवेश करके रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाना है। किसी को रोमांस स्कैम में लगाया जाता है, जहां उन्हें फेक प्रोफाइल बनाकर भावनात्मक रूप से लोगों को फंसाना होता है। और अगर कोई ये करने से मना करे या अपने टारगेट्स पूरे ना कर पाए तो फिर शुरू होता है असली अत्याचार। उन्हें भूखा रखा जाता है, बिजली के झटके दिए जाते हैं, बेरहमी से पीटा जाता है। हे भगवान! कई लोगों ने बताया कि उन्हें घंटों तक खड़े रहने की सजा दी जाती थी। कुछ मामलों में तो लड़कियों को बेच तक दिया गया। ये लोग उन्हीं कंपाउंड्स के अंदर बने छोटे छोटे डॉर्मेट्री में रहते हैं। उनकी दुनिया बस उस कंप्यूटर स्क्रीन और सोने की जगह तक सिमट कर रह जाती है। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब एक तरफ तो ये लोग खुद पीड़ित हैं, जिन्हें गुलाम बनाया गया है, और दूसरी तरफ इन्हें दूसरे बेगुनाह लोगों को ठगने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यही इसका सबसे त्रासद पहलू है। इस तरह के मानसिक दबाव को कोई कैसे झेल सकता है? आप खुद एक शिकार हैं और आपको शिकारी बनने पर मजबूर किया जा रहा है। ये एक ऐसा मानसिक बोझ है जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। ये पूरा मामला भारतीय अधिकारियों के ध्यान में पहली बार कब आया? क्या सरकार को इतने बड़े पैमाने पर चल रहे इस रैकेट की कोई भनक नहीं थी? इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से सबसे पहले सितंबर 2022 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने उठाया था। अच्छा, 2022 में? जी, उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर बताया कि राज्य के कई IT पेशेवर सोशल मीडिया विज्ञापनों के झांसे में आकर म्यांमार और दूसरे देशों में फंसे हुए हैं। ये एक वेकअप कॉल की तरह था। इसके बाद जब मीडिया में खबरें आईं तो गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हर जगह से ऐसे ही मामले सामने आने लगे। तब जाकर इस समस्या की भयावहता का अंदाजा हुआ। तो जब सरकार को इस संकट की गहराई का पता चला तो क्या कदम उठाए गए, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी भी वहां फंसे हुए हैं या जो विदेश में नौकरी ढूंढ रहे हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाई है। इसे हम 3 हिस्सों में समझ सकते हैं: रोकथाम, बचाव और समन्वय। ठीक है। सबसे पहले रोकथाम। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अब जो भी यात्री इन देशों में जा रहा है, खासकर टूरिस्ट वीजा पर, उनसे ज्यादा पूछताछ की जाती है। बहुत गहराई से। यात्रा का मकसद क्या है, किस कंपनी में जा रहे हो, उस कंपनी का लेटर दिखाओ। अगर जवाब संतोषजनक नहीं होता तो उन्हें यात्रा करने से रोक दिया जाता है। साथ ही सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। और जो लोग पहले से ही वहां फंसे हुए हैं, उनके बचाव और वापसी के लिए क्या किया गया? ये तो सबसे मुश्किल काम होगा। ये सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2022 से मई 2024 के बीच लगभग 70,000 भारतीय नौकरी के लिए इन देशों में गए। 70,000? जी। जब ये मुद्दा सामने आया तो विदेश मंत्रालय ने राजनयिक स्तर पर काम शुरू किया।
इन देशों में जो भारतीय दूतावास हैं, उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर इन कंपाउंड्स पर छापे मारने और भारतीयों को छुड़ाने का काम शुरू किया। लेकिन जैसा कि आपने बताया, ये इलाके तो अक्सर विद्रोही गुटों के नियंत्रण में होते हैं। वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल होता होगा? बेहद मुश्किल, और इसीलिए ये प्रक्रिया बहुत धीमी है। अब तक सरकार 1550 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाने में कामयाब रही है। लेकिन अनुमान है कि अभी भी करीब 20,000 लोग वहां फंसे हो सकते हैं। 20,000, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और उन्हें वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि भारतीय वायुसेना के विमानों का भी इस्तेमाल किया गया है। और आपका तीसरा पॉइंट था समन्वय। इसका क्या मतलब है? समन्वय का मतलब है कि भारत की अलग-अलग एजेंसियां मिलकर इस पर काम कर रही हैं। जब किसी पीड़ित को वापस लाया जाता है तो कहानी वहां खत्म नहीं होती। उस व्यक्ति से राज्य पुलिस, सीबीआई और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जिसे I4C भी कहते हैं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। बिल्कुल, ये सब मिलकर पूछताछ करते हैं। अच्छा, ताकि भारत में जो लोग हैं इस रैकेट में, उन्हें पकड़ा जा सके। एग्जैक्टली। इसका मकसद होता है भारत में फैले इस सिंडिकेट के नेटवर्क को तोड़ना। वो एजेंट्स जो लोगों को फंसाते हैं, वो कंसल्टेंसी जो नकली वीजा बनवाती हैं। दिल्ली पुलिस की हालिया गिरफ्तारी इसी समन्वय का नतीजा है। तो रोकथाम, बचाव और समन्वय, ये सरकार की रणनीति है। लेकिन क्या ये कदम इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए काफी है? इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर अगर हम नीतिगत या गवर्नेंस के दृष्टिकोण से देखें, जागरूकता अभियान और बचाव अभियान जरूरी हैं, लेकिन ये समस्या के लक्षणों का इलाज है, बीमारी की जड़ का नहीं। इस मुद्दे का स्थायी समाधान भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संधियों में है। मतलब ये सिर्फ एक अपराध की समस्या नहीं है, ये एक डिप्लोमेटिक चुनौती भी है। बिल्कुल। जब तक म्यांमार, कंबोडिया और लाओस की सरकारें मानव तस्करी और साइबर अपराध के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाएंगी और भारत के साथ पूरी तरह सहयोग नहीं करेंगे, हाँ, तब तक इन आपराधिक सिंडिकेट्स को खत्म करना नामुमकिन है। इसके लिए एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा और आपसी सहयोग की जरूरत है, जहां इन अपराधियों को सजा का कोई डर हो। अभी तो उन्हें पता है कि वो कानून की पहुंच से बहुत दूर हैं। तो आज हमने दक्षिण पूर्व एशिया में फैले साइबर स्लेवरी के इस बेहद गंभीर मुद्दे की परतों को खोला। इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल की मदद से हमने समझा कि कैसे नौकरी का सपना दिखाकर भारतीयों को गुलाम बनाया जा रहा है, किन अमानवीय हालातों में उन्हें रखा जाता है, और भारत सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कर रही है। ये साफ है कि ये सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक मानवीय त्रासदी है, जिसके गहरे जियोपॉलिटिकल और आर्थिक आयाम भी हैं। और अंत में एक विचार छोड़कर जाता हूं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रही है, अपराध के तरीके भी उतने ही हाईटेक होते जा रहे हैं। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों के बीच आपसी सहयोग डिजिटल युग में पनप रहे इस नए तरह के संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, या फिर अपराधी हमेशा कानून से एक कदम आगे ही रहेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर नीति निर्माताओं को और हम सभी को गंभीरता से सोचना होगा। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और इस महत्वपूर्ण चर्चा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।